पीटर थिल कहते हैं कि हर बिजनेस मोमेंट एक ही बार होता है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज या सर्जी ब्रिन एक सर्च इंजन नहीं बनाएंगे। अगला मार्क जकरबर्ग एक सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। अगर कोई इनको कॉपी करेगा तो वो उनसे सीख नहीं रहा। थिल कहते हैं कि मॉडल कॉपी करना आसान है, नई चीज बनाना मुश्किल। जो चीज हम जानते हैं उसे रेप्लिकेट करना 1 to n है, पर जब कुछ नया बनता है तब हम 0 to 1 पर जाते हैं। क्रिएशन का मोमेंट यूनिक होता है और रिजल्ट फ्रेश और स्ट्रेंज। अमेरिकन कंपनीज के फ्यूचर पर उन्होंने अलर्ट किया, अगर ये सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस को फाइन ट्यून करेंगे तो फेल करेंगे। आज के बेस्ट प्रैक्टिसेस डेड एंड्स तक ले जाते हैं, नए और अनट्राइड पाथ्स जरूरी हैं। थेल ब्यूरोक्रेसी के इम्पैक्ट को भी एड्रेस करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम्स नए पाथ ढूंढने में स्लो हैं, पर वो कहते हैं कि ह्यूमंस मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। ये मिरेकल्स टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं। टेक्नोलॉजी कम रिसोर्सेस में ज़्यादा काम करने का तरीका है। ये ह्यूमन स्पीसीज को यूनिक बनाता है। थेल टेक्नोलॉजी को क्रिएशन का कोर में रखते हैं। अदर स्पीसीज इंस्टिंक्टिवली बिल्ड करती हैं, लेकिन ह्यूमंस इन्वेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमंस नए टेक्नोलॉजीज क्रिएट करके दुनिया का प्लान रीराइट करते हैं। 0 to 1 नए बिजनेसेस बनाने की किताब है। थेल के पेपाल, प्लेंटीर और फेसबुक जैसे वेंचर्स के एक्सपीरियंसेस इसमें कंपाइल्ड हैं। ये किताब कोई फॉर्मूला नहीं देती। एंटरप्रेन्योरशिप का पैराडॉक्स ये है कि एक फिक्स्ड फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। हर इनोवेशन यूनिक होता है। थेल का ऑब्जर्वेशन है कि सक्सेसफुल लोग अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में वैल्यू ढूंढते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर सोचने से होता है, न कि फॉर्मूला से। ये किताब उन पैटर्न्स और इनसाइट्स पर बेस्ड है जो थेल ने स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स में सीखे। इस किताब का ओरिजिन स्टैनफोर्ड के एक कोर्स से है। ब्लेक मास्टर्स उनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने डिटेल नोट्स लिए। इन नोट्स को थेल ने फिर रिफाइन किया और ब्रॉडर ऑडियंस के लिए पब्लिश किया। थेल कहते हैं कि फ्यूचर सिर्फ स्टैनफोर्ड या सिलिकॉन वैली में नहीं बनेगा, हर जगह इनोवेशन का स्कोप है। ये किताब वही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करती है। पीटर थिल एक जॉब इंटरव्यू में एक सवाल पूछते हैं कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप मानते हैं पर ज्यादा लोग उससे एग्री नहीं करते। ये सवाल सिंपल दिखता तो है, पर आंसर मुश्किल है। स्कूल में जो नॉलेज मिलती है वो सबको कॉमन लगती है। अलग सोचना रेयर होता है और अपने अनपॉपुलर आइडियाज को एक्सेप्ट करना और मुश्किल। थेल कहते हैं कि ज़्यादा लोग कॉमन आंसर देते हैं, जैसे एजुकेशनल सिस्टम ब्रोकन है या अमेरिका एक्सेप्शनल है। इनमें नई बात नहीं। एक अच्छा आंसर कॉन्ट्रेरियर होना चाहिए। लोग एक्स पर बिलीव करते हैं पर सच एक्स का ऑपोजिट है। थेल फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए कॉन्ट्रेरियन सोच की इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं। फ्यूचर का मतलब है वो मोमेंट्स जो अभी आने वाले हैं, पर फ्यूचर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आज से अलग दिखेगा। अगर 100 साल तक कुछ नहीं बदला तो फ्यूचर 100 साल दूर है। अगर 10 साल में सब रेडिकली बदल गया तो फ्यूचर हमारे करीब है। थेल कहते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर वो आज की दुनिया से कनेक्टेड होगा। अच्छे आंसर्स प्रेजेंट को नए तरीके से देखते हैं, उनमें फ्यूचर की एक ग्लिम्स होती है। फ्यूचर में हम प्रोग्रेस की उम्मीद करते हैं। प्रोग्रेस 2 तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग चीज़ों को कॉपी करना, जो 1 to n है। वर्टिकल प्रोग्रेस का मतलब है नए काम करना, जो 0 to 1 है। हॉरिजॉन्टल इजी होता है क्योंकि वो फेमिलियर है। वर्टिकल मुश्किल क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चीन ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। वो यूएस का मॉडल कॉपी करते हैं। रेल रोड्स, एयर कंडीशनिंग, वायरलेस सिस्टम्स। वर्टिकल प्रोग्रेस को टेक्नोलॉजी कहते हैं। सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी का हब बना, पर टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है। कोई भी नए और बेटर तरीके को टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। थील कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी अलग मोड्स हैं। कभी दोनों साथ होते हैं, कभी अलग। 1815 to 1914 रैपिड टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का समय था।
1914 से 1971 में टेक्नोलॉजी थी पर ग्लोबलाइजेशन नहीं था। 1971 के बाद ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ पर टेक्नोलॉजी आईटी तक लिमिटेड रही। ग्लोबलाइजेशन एक सेमनेस क्रिएट करता है पर थिल कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चीन डबल एनर्जी प्रोड्यूस करे तो पॉल्यूशन भी डबल होगा। अगर इंडिया के सब घर यूएस जैसे रिसोर्सेज यूज करें तो इन्वायरमेंट कोलैप्स हो जाएगा। ओल्ड वेज के थ्रू वेल्थ स्प्रेड करना अनसस्टेनेबल है। नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबलाइजेशन फेल होगा। थिल कहते हैं कि पुराने ज़माने में नए रिसोर्सेस रेयरली बनते थे। स्टैटिक सोसाइटीज़ में सक्सेस का मतलब था चीज़ें छीनना। मॉडर्न वर्ल्ड में रिलेंटलेस टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस 1760s में स्टीम इंजन के साथ शुरू हुई और 1970 तक चली। उसके बाद ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स सिर्फ आईटी में ही दिखाई दिए। 1960s में लोग सोचते थे कि प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होगी। 4-day वर्क वीक और मून वेकेशंस एक्सपेक्ट किए गए पर यह हुआ नहीं। स्मार्टफोन्स ने डिस्ट्रैक्शंस बढ़ा दी पर सराउंडिंग वही पुरानी रही। चैलेंज अब ये है कि नई टेक्नोलॉजीज इमेजिन और क्रिएट करें जो 21st सेंचुरी को ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाएं। नई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से आती है। छोटी टीम्स, मिशन ड्रिवन ग्रुप्स और क्लियर विजन नए वेंचर्स की स्ट्रेंथ है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस स्लो और रिस्क अवर्स होती हैं। इंडिविजुअल जीनियस एक इंडस्ट्री नहीं बना सकता। स्टार्टअप्स का गोल होता है नए आइडियाज पर काम करना और एग्जीक्यूशन में स्मॉल और फोकस्ड रहना। थिल स्टार्टअप्स को रीथिंकिंग और रिसीव्ड आइडियाज को क्वेश्चन करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टअप्स को एक फ्यूचर प्लान के साथ अलाइन रहना चाहिए। एक स्टार्टअप स्मॉल ग्रुप का सबसे बड़ा वर्जन होता है जो एक नए फ्यूचर को इमेजिन कर सके। थिल का कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन है कि जो कॉमन लोग बिलीव करते हैं उसका सच क्या है। 1990s के .com बूम में कंपनीज ने इरेशनल बिलीव्स को अडॉप्ट किया। पेज व्यूज प्रॉफिट से ज़्यादा वैल्यूएबल समझे गए पर 2000 में बबल बर्स्ट होने के बाद ये सब बिलीव्स कोलैप्स हो गए। थिल कहते हैं कि पास्ट के डिस्टॉर्शंस फ्यूचर के लिए क्लैरिटी ढूंढने में मदद करते हैं। 1990s के स्टार्ट बर्लिन वॉल के गिरने के ऑप्टिमिज्म के साथ शुरू हुआ पर मिड 1990 तक रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का फेज आया। मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन कर गई और सर्विस इकोनॉमी स्लगिश रही। सिलिकॉन वैली में जापान सेमीकंडक्टर वॉर जीत रहा था। मोज़ैक ब्राउज़र और नेटस्केप इसके बीच लॉन्च हुए और लॉन्च के बाद इंटरनेट बूम शुरू हुआ। 1998 से 2000 का .com मेनिया इंटेंस पर शॉर्ट लिव्ड था। स्टार्टअप्स ने लेविश पार्टीज और स्पेकुलेटिव ग्रोथ दिखाई। सबको पता था कि ये अनसस्टेनेबल है पर इरेशनैलिटी उस टाइम रैशनल लगती थी। .com लगाने से वैल्यूएशन ओवरनाइट डबल हो जाता था। 1990s के .com बबल के बैकड्रॉप एक स्ट्रगलिंग ओल्ड इकोनॉमी थी। ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस के समय में इंटरनेट एक प्रॉमिसिंग नई डायरेक्शन बना। .com बूम के बाद लेसन सीखने की ज़रूरत है कि नए आइडियाज़ और इनोवेशंस कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकते हैं। थिल कहते हैं कि नए वेंचर्स को कॉन्ट्रेरियन सोच के साथ फ्यूचर इमेजिन करना चाहिए। ये अप्रोच रियल चेंज और प्रोग्रेस का बेस बनाती है। स्टार्टअप्स नए प्रोग्रेस का सोर्स बनते हैं जो फ्यूचर को रीडिफाइन करते हैं। पीटर थिल पेपैल चला रहे थे 1999 में। उन्होंने कहा कि उन्हें डर लग रहा था क्योंकि वैली में सब कुछ जल्दी हो रहा था। लोग आसानी से कंपनीज बना रहे थे और बेच रहे थे। एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने लिविंग रूम से आईपीओ प्लान किया बिना कंपनी का। थिल को लगता था ये सब अजीब था। पेपैल का मिशन बड़ा था। उनका गोल था एक नया इंटरनेट करेंसी बनाना जो यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सके। पहला प्रोडक्ट पाम पायलट से पैसा भेजना था, लेकिन जर्नलिस्ट ने इसे 1999 का सबसे बुरा बिजनेस आइडिया बताया। ईमेल कॉमन हो चुका था तो उन्होंने ईमेल से पैसा भेजने का तरीका बनाया। 1999 के अंत तक ईमेल पेमेंट सही चला पर कस्टमर्स कम थे, ग्रोथ स्लो थी और एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। पेपाल को कम से कम 1 मिलियन यूजर्स चाहिए थे। एडवर्टाइजिंग महंगी थी, बड़े बैंक्स के डील्स फेल हो रहे थे, इसलिए उन्होंने लोगों को साइन अप करने के लिए पैसे दिए।
नए कस्टमर्स को $10 मिले और हर फ्रेंड को रेफर करने पर $10 और इससे बहुत सारे यूजर्स आए। ये स्ट्रेटजी सस्टेनेबल नहीं थी, पर थिल सोचते थे कि लार्ज यूजर बेस से प्रॉफिट्स आएंगे। उन्हें और फंडिंग चाहिए थी। बबल क्रैश होने वाला था। फेब 2000 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पेपैल को $500 मिलियन बताया। मार्च 2000 में $100 मिलियन रेज हुआ। जैसे ही डील क्लोज हुई, बबल पॉप हो गया। नेस्डैक मार्च 2000 में पीक पे था और अप्रैल में क्रैश हो गया। अक्टूबर 2002 में मार्केट ने बॉटम टच किया। लोग सोचते थे फ्यूचर इनडिफिनिट है। ग्लोबलाइजेशन होप बन गया, टेक्नोलॉजी का होप कम हुआ। रियल एस्टेट में दूसरा बबल आया। स्टार्टअप्स ने .com क्रैश से 4 लेसन सीखे। पहला, बड़े प्लान्स नहीं, छोटे स्टेप्स सेफ हैं। दूसरा, कंपनी छोटी रखिए और फ्लेक्सिबल रहिए। तीसरा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बेटर बनाइए। और चौथा, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सेल्स पर कम फोकस करेंगे तो भी चलेगा। थिल कहते हैं कि असली प्रिंसिपल्स अपोजिट हैं। बोल्ड होना बेटर है। दूसरा, बुरा प्लान होना बेटर है। कंपटीशन प्रॉफिट्स कम करता है और सेल्स प्रोडक्ट जितना जरूरी है। बिजनेस वर्जन कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन है। ऐसी वैल्यूएबल कंपनी क्या है जो कोई नहीं बना रहा? वैल्यू क्रिएट करना काफी नहीं, वैल्यू कैप्चर भी जरूरी है। एयरलाइंस बहुत लोग सर्व करते हैं पर प्रॉफिट कम है। गूगल कम वैल्यू क्रिएट करता है पर ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर करता है। गूगल मोनोपोली है क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इकोनॉमिस्ट 2 मॉडल्स यूज करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। परफेक्ट कंपटीशन जिसमें सब सेम चीज बेचते हैं, प्राइस मार्केट सेट करता है, लॉन्ग रन में कोई प्रॉफिट नहीं होता। और दूसरा, मोनोपोली, यानी एक कंपनी मार्केट को कंट्रोल करती है, अपना प्राइस सेट कर सकती है, और गूगल इसका अच्छा एग्जांपल है। कैपिटलिज्म कंपटीशन से अलग है। कंपटीशन प्रॉफिट्स कम करता है। एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए यूनिक बिजनेस बनाना जो मोनोपोली जैसे हों। पीटर थिल कहते हैं कि दुनिया में कितना कंपटीशन है और कितनी मोनोपोली, इस पर क्लैरिटी नहीं है। सब बिजनेसेस सरफेस से एक जैसे लगते हैं पर असली डिफरेंस बाइनरी होता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच। ज्यादातर बिजनेसेस इन दोनों एक्सट्रीम्स के पास होते हैं। मोनोपोलिस्ट्स अपने मोनोपोली स्टेटस को छुपाते हैं। अगर वो ओपनली बताएं तो गवर्नमेंट स्क्रूटनी और अटैक्स का रिस्क होता है। गूगल इसका एग्जाम्पल है। सर्च मार्केट में 68% शेयर होने के बाद भी गूगल अपने आप को एक जनरल टेक कंपनी बताता है। वो अपने बिजनेसेस को इतना डाइवर्सिफाई करके दिखाता है कि मोनोपोली का इंप्रेशन कम हो जाए, पर उनका 95% रेवेन्यू सर्च एडवर्टाइजिंग से आता है। इस फ्रेमिंग के जरिए वो अटेंशन को अवॉइड करते हैं। नॉन मोनोपोलिस्ट अपोजिट करते हैं, वो अपने आप को यूनिक दिखाते हैं। स्टार्टअप्स अपना मार्केट नैरोली डिफाइन करते हैं जिससे वो आर्टिफिशियली डोमिनेट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए एक ब्रिटिश रेस्टोरेंट पैलो एल्टो में खोलना यूनिक लगता है, पर अगर ओवरऑल रेस्टोरेंट्स मार्केट को देखें तो कंपटीशन टफ हो जाता है। ये बायस स्टार्टअप्स के फेलियर का बड़ा रीजन बन सकती है। पेपल के दौरान पीटर और उनकी टीम एक कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट मार्केट और अपने ईमेल बेस्ड पेमेंट बिजनेस के डिफरेंसेस को समझते थे। पेपल का वैल्यू ज़्यादा था क्योंकि वो यूनिक था, जबकि एक नए रेस्टोरेंट का सर्वाइवल मुश्किल था। कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस रूथलेस होते हैं। स्मॉल रेस्टोरेंट्स मिनिमम वेज एम्प्लॉयज और फैमिली मेंबर्स का यूज करते हैं। इवन हाई एंड रेस्टोरेंट्स इंटेंस कंपटीशन में रहते हैं। वहीं मोनोपोलीज जैसे गूगल ये ज़्यादा इथिकल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अफोर्ड कर सकते हैं। मोनोपोली प्रॉफिट कंपनीज को लॉन्ग टर्म सोचने और इनोवेशन करने का स्पेस देते हैं। गूगल का मोटो डोंट बी इविल तभी पॉसिबल है क्योंकि वो मोनोपोली प्रॉफिट्स एंजॉय करता है। स्टैटिक वर्ल्ड में मोनोपोलीज हार्मफुल होती हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली स्केर्सिटी क्रिएट करती हैं, पर डायनेमिक वर्ल्ड में क्रिएटिव मोनोपोलीज नए कैटेगरीज और अबंडेंस क्रिएट करती हैं। एप्पल के आईफोन से कस्टमर्स को नए ऑप्शंस मिले और ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई। हिस्ट्री में नए मोनोपोलीज पुरानी मोनोपोलीज को रिप्लेस करते हैं। IBM से माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट से एप्पल। मोनोपोलीज का इंसेंटिव इनोवेशन होता है। ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स और एम्बिशियस रिसर्च फंड करते हैं जो
कॉम्पिटिटिव फर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकती। कंपटीशन को सोसाइटी में ग्लोरीफाई किया गया है। एजुकेशन सिस्टम कंपटीशन को इन्फोर्स करता है। ग्रेड्स और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्टूडेंट्स को कन्फॉर्मिटी में डालते हैं। एलीट कैरियर्स जैसे कंसल्टिंग और बैंकिंग लोगों को इनोवेशन से दूर ले जाते हैं। कंपटीशन का ऑब्सेशन क्रिएटिविटी को मार देता है। पीटर अपने स्टैनफोर्ड क्लर्कशिप फेलियर को एक ब्लेसिंग मानते हैं। अगर वो क्लर्कशिप मिलती तो वो लीगल कैरियर में अटक जाते, पेपैल और नए वेंचर्स के चांसेस खत्म हो जाते। कंपटीशन वॉर जैसा डिस्ट्रक्टिव होता है। शेक्सपियर के मॉडल कहते हैं कि राइवल्स ज्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस होता है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की राइवलरी इसका एग्जाम्पल है। दोनों फर्म्स एक दूसरे पर फोकस करते करते एप्पल से हार गए। वॉर का ऑब्सेशन कंपनीज को ओल्ड अपॉर्चुनिटीज पर अटका देता है और नई पॉसिबिलिटीज मिस हो जाती हैं। कंपटीशन के शेक्सपियरियन एग्जाम्पल में पेपैल और एलन मस्क के x.com का मर्जर है। इनिशियल राइवलरी डिस्ट्रक्टिव थी, मर्जर के बाद दोनों फर्म से स्टेबल और सक्सेसफुल बन पाई। थिल कहते हैं कि कंपटीशन डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। मोनोपोलीज नए क्रिएशंस और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए जरूरी हैं। कंपटीशन से दूर रह के बिजनेसेस यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और सस्टेन्ड सक्सेस अचीव करते हैं। पीटर थिल कहते हैं कि कंपटीशन से निकलकर मोनोपोली पाना जरूरी है, पर मोनोपोली तभी वैल्यूएबल है जब वो फ्यूचर में टिक सके। इसका एग्जाम्पल ट्विटर और न्यूयॉर्क टाइम्स का कंपैरिजन है। दोनों न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं और सिमिलर साइज के हैं, पर 2013 में ट्विटर की वैल्यू $24 बिलियन थी, जबकि टाइम्स सिर्फ $1.9 बिलियन का। ये डिफरेंस फ्यूचर कैश फ्लोज के वजह से है। इन्वेस्टर्स समझते हैं कि ट्विटर फ्यूचर में मोनोपोली प्रॉफिट्स कमा सकता है, जबकि न्यूज़पेपर्स की मोनोपोली खत्म हो चुकी है। एक बिजनेस की वैल्यूज के फ्यूचर कैश फ्लोज का टोटल होती है। टेक्नोलॉजी कंपनीज इनिशियली लॉस करती हैं, पर लॉन्ग टर्म में कैश फ्लोज जनरेट करती हैं। पेपैल और लिंक्डइन के एग्जाम्पल से ये समझ में आता है। 2001 में पेपैल का फ्यूचर वैल्यू मोस्टली 2011 के बाद के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता था। लिंक्डइन के केस में भी लिंक्डइन की इवैल्यूएशन भी उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स के ऊपर ही बेस्ड थी। सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर्स शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं, वीकली यूजर्स और क्वार्टरली अर्निंग्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर शॉर्ट टर्म मैट्रिसेस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के सिग्नल्स नहीं होते। जिंगा और ग्रुपॉन इस चीज के एग्जाम्पल हैं। जिंगा के इनिशियल गेम्स पॉपुलर थे, पर उनका ऑडियंस को इंटरेस्ट को सस्टेन करना मुश्किल हो गया। ग्रुपॉन के कस्टमर्स इनिशियल ग्रोथ के बाद रिपीट बिजनेस नहीं लाए। बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी के एनालिसिस क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। नंबर से ये नहीं पता लगता कि एक बिजनेस 10 साल टिक पाएगा या नहीं। एक मोनोपोली ड्यूरेबल होती है अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जैसे प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। यानी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी किसी प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करना मुश्किल बनाती है। ये एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर होना चाहिए। पेपैल और अमेजन के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे रेडिकली इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन से मोनोपोली क्रिएट होती है। अमेजन ने बुक मार्केट में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया बाय ऑफरिंग 10 टाइम्स मोर वैरायटी। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स का मतलब है कि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ही वैल्यूएबल बनेगा। फेसबुक इसका बेस्ट एग्जांपल है, पर नेटवर्क इफेक्ट्स के बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब प्रोडक्ट इनिशियल स्मॉल नेटवर्क के लिए भी यूजफुल हो। तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल पर एक बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं क्योंकि उनका मार्जिनल कॉस्ट 0 के करीब होता है। ट्विटर के डिज़ाइन में स्केल का पोटेंशियल था, जिससे वो 250 मिलियन यूजर्स तक पहुंचा। और चौथा है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोनोपोली को रीइंफोर्स करता है। एप्पल इसका अच्छा एग्जाम्पल है। पर ब्रांडिंग तभी इफेक्टिव होती है जब स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी हो। मोनोपोली बनाने के लिए पीटर थिल कहते हैं कि पहला स्टेप है स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। हर स्टार्टअप छोटा शुरू होता है, इसलिए एक छोटा मार्केट टारगेट करना बेस्ट है। पेपाल ने इनिशियली पाम पायलट यूजर्स को टारगेट किया जो फेल हुआ। फिर उन्होंने ईबे के पावर सेलर्स को टारगेट किया और सक्सेस मिली। दूसरा है स्केलिंग अप।
निश मार्केट डोमिनेट करने के बाद एडजेसेंट मार्केट्स में एक्सपैंड करिए। अमेजोन ने बुक से शुरू किया और ग्रेजुअली अदर कैटेगरीज में गए। ईबे ने हॉबीस्ट से स्टार्ट करके अपना मार्केट प्लेस ग्रो किया। और तीसरा है डोंट डिसरप्ट। डिसरप्शन को अवॉइड करना चाहिए। स्टार्टअप्स का गोल क्रिएशन होना चाहिए, ना कि इनकम्बेंट से लड़ाई। नैपस्टर डिसरप्टिव था और फेल हो गया। पेपैल ने वीजा के साथ पॉजिटिव डायनेमिक्स मेंटेन की और ओवरऑल मार्केट एक्सपैंड किया। पीटर थिल कहते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक टैक्टिक है, ना कि गोल। पहले मार्केट में आना तभी वैल्यूएबल है जब वो मोनोपोली प्रॉफिट्स फ्यूचर में सिक्योर कर सकें, पर असली सक्सेस लास्ट मूवर एडवांटेज में है। एक मार्केट में लास्ट ग्रेट इनोवेशन करना और डिकेड्स तक मोनोपोली एंजॉय करना। ये अचीव करने के लिए एक स्मॉल नीश डोमिनेट करिए और फिर ग्रेजुअली स्केल अप करिए। चेस के एंड गेम की तरह बिजनेस में भी फ्यूचर पर फोकस करना जरूरी है। बिजनेस में सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है, सक्सेस लक से होता है या स्किल से? मैल्कम ग्लैडवेल और वॉरेन बफे जैसे लोग लक को सक्सेस का मेन फैक्टर मानते हैं, पर सीरियल एंटरप्रेन्योर जैसे एलन मस्क और स्टीव जॉब्स बताते हैं कि स्किल और प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैक डॉर्सी ने कहा कि सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल, जो ये बताता है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का रोल कितना बड़ा है। लक और स्किल के बीच की डिबेट स्टैट से सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हर कंपनी यूनिक सर्कमस्टेंसेस में शुरू होती है। पर हिस्ट्री दिखाती है कि प्लानिंग और एफर्ट से लोग अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। रैल्फ वेल्डो इमर्सन और रोल्ड एमुंडसन के कोर्स इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं कि लक प्रिपरेशन और प्लानिंग का रिजल्ट है। थिल लिखते हैं कि फ्यूचर को डेफिनिट या इनडेफिनिट तरीके से देखा जा सकता है। डेफिनिट व्यू एक क्लियर प्लान और एक्शन को प्रमोट करता है, जबकि इनडेफिनिट व्यू रैंडमनेस और रिएक्टिवनेस पर बेस्ड होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में इनडेफिनिट एटीट्यूड प्रोसेस को सब्सटेंस से ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। स्टूडेंट्स अपना कैरियर ऑप्शंस ओपन रखने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं, पर किसी एक चीज में एक्सीलेंस अचीव नहीं करते। एक डेफिनेट पर्सन अपना फोकस एक बेस्ट चीज पर रखता है और उसमें मोनोपोली बनाता है, पर आज के कल्चर में वेल राउंडेडनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फ्यूचर पे थिल 4 व्यू देते हैं। पहला है इनडेफिनिट पेसिमिज्म। यूरोप इनडेफिनिट पेसिमिज्म का एग्जाम्पल है। यूरोजोन क्राइसिस और ब्यूरोक्रेटिक ड्रिफ्ट ने यूरोप को एक ब्लीक फ्यूचर पर छोड़ दिया है। लोग बस रिएक्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। दूसरा डेफिनिट पेसिमिज्म। चीन डेफिनिट पेसिमिज्म का एग्जाम्पल है। वो एग्रेसिवली ग्रोथ करते हैं, पर उन्हें पता है कि उनके रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और वो वेस्ट के लिविंग स्टैंडर्ड्स को कभी नहीं मैच कर सकते। चाइनीज लीडरशिप फेमिन और डिजास्टर का रियल फियर रखती है। और तीसरा है डेफिनिट ऑप्टिमिज्म। वेस्टर्न वर्ल्ड 17वीं सेंचुरी से 1960s तक डेफिनिट ऑप्टिमिज्म का सेंटर था। साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन ने बोल्ड प्लान्स के जरिए दुनिया को बदला। ग्रेट डिप्रेशन के बावजूद प्रोजेक्ट्स जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और गोल्डन गेट ब्रिज कंप्लीट हुए। ये एक क्लियर प्लान और एग्जीक्यूशन का रिजल्ट था। और चौथा इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। 1982 के बाद अमेरिका इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म में शिफ्ट हुआ। फाइनेंस इंजीनियरिंग से ज्यादा डोमिनेंट हो गई। बैंकर्स और कंसल्टेंट्स नए बिजनेसेस बनाने के बजाय एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को रीअरेंज करते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड कैरियर्स ऑप्शंस ओपन रखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। बेबी मूवर्स के इजी प्रोग्रेस के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना सिखाया। वो अपने बचपन के एफर्टलेस सक्सेस को बेस लाइन समझते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल जैसे ऑथर्स लक और चांस को ओवररेट करते हैं, क्योंकि वो अपने जनरेशनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं। थिल का मैसेज क्लियर है कि फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेट प्लान्स और फोकस्ड एग्जीक्यूशन जरूरी है। रैंडमनेस और इनडेफिनेट एटीट्यूड सक्सेस में बैरियर्स क्रिएट करते हैं। प्लानिंग और एफर्ट के साथ बिजनेसेस लॉन्ग टर्म सक्सेस और मोनोपोली प्रॉफिट्स अचीव करते हैं। एक डेफिनेट फ्यूचर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को अंडर वाटर सिटीज या स्पेस सेटलमेंट्स बनाने के लिए चाहिए होता है, पर इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म बैंकर्स और लॉयर्स को प्रमोट करता है।
फाइनेंस इनडेफिनिट थिंकिंग का एग्जाम्पल है। ये वेल्थ क्रिएट करने का प्लान नहीं देता, बस मनी को डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका है। ब्राइट ग्रेजुएट्स वॉल स्ट्रीट इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके कैरियर का कोई रियल प्लान नहीं होता। फाइनेंस में रैंडमनेस को एक्सेप्ट किया जाता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है। इसका एक अजीबोगरीब साइकिल है। फाउंडर्स अपने पैसे को बैंक्स को देते हैं, बैंकर्स इसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में डालते हैं, इन्वेस्टर्स स्टॉक्स पोर्टफोलियोज बनाते हैं, कंपनीज अपने शेयर प्राइसेस बढ़ाने के लिए डिविडेंड्स या बाईबैक्स करते हैं, लेकिन किसी स्टेज पर रियल इकोनॉमी के लिए कोई क्लियर प्लान नहीं होता। इनडेफिनिट फ्यूचर में मनी को एंड के बजाय एक ऑब्जेक्टिव के रूप में ट्रीट किया जाता है। पॉलिटिशियंस अब पब्लिक ओपिनियन के हर मूवमेंट के लिए अकाउंटेबल बन गए हैं। मॉडर्न पोलिंग ने उन्हें प्री एग्जिस्टिंग पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से अपना इमेज टेलर करने में मदद दी है। हर 4 साल में इलेक्शन प्रेडिक्शंस एक बड़े स्पेक्टिकल में बदल जाते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन को साइडलाइन कर देते हैं। सरकार का काम पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना था, जैसे एटॉमिक वेपनरी और लूनर एक्सप्लोरेशन, पर अब एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स जैसे मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी डोमिनेट करती है। सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के बजाय गवर्नमेंट चेक्स भेजने पर फोकस करती है, जो कि इनडेफिनिट लॉजिक का पार्ट है। फिलॉसफी में भी इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म डोमिनेट करता है। एंशिएंट फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ह्यूमन पोटेंशियल को लिमिटेड समझते थे। मॉडर्न थिंकर्स जैसे मार्क्स और स्पेंसर डेफिनिट ऑप्टिमिज्म में बिलीव करते थे, पर लेट 20th सेंचुरी के थिंकर्स जैसे रॉल्स और नोजिक ये इनडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट्स थे। दोनों का फोकस प्रोग्रेस पर था, विजन पर नहीं। रॉल्स ने अपनी वेल ऑफ इग्नोरेंस थियरी में एक इमेजिनरी फेयरनेस सोसाइटी का आइडिया दिया जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस एड्रेस नहीं करता। नोजिक ने वॉलेंटरी एक्सचेंज को प्रमोट किया, पर किसी कंक्रीट गुड सोसाइटी का विजन नहीं दिया। आज पॉलिटिक्स और फिलॉसफी दोनों में प्रोसेस के ऊपर डिबेट चलती हैं, पर रियल फ्यूचर प्लानिंग मिसिंग है। पहले के लोग डेथ को एक प्रॉब्लम समझते थे जिसका सलूशन ढूंढना था। रेनेसांस के साइंटिस्ट लाइफ एक्सटेंशन को एक नोबल परस्यूट मानते थे, पर 19th सेंचुरी के स्टैटिस्टिशियन ने लाइफ को प्रोबेबिलिटीज में रिड्यूस कर दिया। आज डेथ को इनएविटेबल और रैंडम समझा जाता है। बायोटेक स्टार्टअप्स इंडेफिनिट थिंकिंग का एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। रिसर्च रैंडम एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, डेफिनेट थियरीज पर नहीं। आईटी और बायोटेक स्टार्टअप्स के कंपैरिजन में आईटी बेटर परफॉर्म करती है क्योंकि वो सिस्टम्स को डिजाइन करती है। बायोटेक अपने रैंडमनेस और कॉम्प्लेक्सिटी में अटक जाता है। इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म अनसस्टेनेबल है। बिना प्लानिंग के प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। डार्विन की थियरी इवोल्यूशन के लिए सही हो सकती है, पर स्टार्टअप्स के लिए नहीं। लीन स्टार्टअप्स का फोकस इटरेशन और कस्टमर फीडबैक पर होता है, पर यह बोल्ड इनोवेशन और 0 to 1 प्रोग्रेस को अंडरमाइन करता है। स्टार्टअप्स को एक क्लियर प्लान और इंटेलिजेंट डिजाइन की जरूरत होती है। गुड डिजाइन एस्थेटिक से ज्यादा प्लानिंग का मैटर है। स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एप्पल के प्रोडक्ट्स का डिजाइन नहीं बल्कि मल्टी ईयर डेफिनिट बिजनेस प्लान्स थे। आईपॉड एक पोस्ट पीसी जनरेशन का स्टार्ट था जिसे जॉब्स ने पहले ही प्लान किया था। आज के वर्ल्ड में लॉन्ग टर्म प्लानिंग अंडर वैल्यूड है, पर सक्सेसफुल बिजनेसेस हमेशा डेफिनिट प्लानिंग के साथ बनते हैं। डेफिनिट फ्यूचर को वापस लाना होगा। थिल कहते हैं कि प्लानिंग रैंडमनेस से ज्यादा पावरफुल है। स्टार्टअप्स एक अपॉर्चुनिटी है जहां हम अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकते हैं। अपने एफर्ट्स और विजन से एक मीनिंगफुल और डेफिनेट इम्पैक्ट बनाना पॉसिबल है। आप कोई लॉटरी टिकट नहीं है, आप अपने फ्यूचर के डिजाइनर हैं। प्रोफेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट, जिन्हें वीसीज भी कहा जाता है, इनके बीच भी पावर लॉ को समझना मुश्किल है। पावर लॉ तभी क्लियर होता है जब समय गुजरता है, पर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स अक्सर प्रेजेंट में ही जीते रहते हैं। मान लीजिए एक फर्म 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो मोनोपोली बन सकती हैं। ये ऑलरेडी एक डिसिप्लिन पोर्टफोलियो है। शुरुआत में सब कंपनी सिमिलर दिखेंगी जब तक कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ न दिखाई दे। आगे कुछ सालों में कुछ कंपनीज फेल होंगी और कुछ सक्सेस पाएंगी। वैल्यूएशंस डाइवर्ज होंगे, पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ के बीच फर्क समझना मुश्किल होगा।
10 साल बाद पोर्टफोलियो एक डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट और बाकी सब में डिवाइड हो जाएगा। पर पावर लॉ का एंड रिजल्ट डेली एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपने टाइम का ज़्यादा हिस्सा नए इन्वेस्टमेंट्स करने और कंपनीज के अर्ली स्टेजेस में अटेंशन देने में गुजारते हैं, इसलिए उनके साथ काम करने वाली कंपनीज एवरेज होती हैं। डेली परस्यूड डिफरेंसेस सिर्फ रिलेटिव सक्सेस के बीच होते हैं, ना कि एक्सपोनेंशियल डोमिनेंस और फेलियर्स के बीच। और क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वीसीज अक्सर प्रॉब्लमेटिक कंपनीज पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर वीसीज जो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग स्टार्टअप्स में स्पेशलाइज करते हैं पावर लॉ को मिस करते हैं, तो दूसरे सब लोग भी मिस करेंगे। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशंस इतने बड़े होते हैं कि वो प्लेन साइट में छुप जाते हैं। जैसे जब लोग वेंचर कैपिटल के बारे में सोचते हैं तो वो छोटे और क्विर्की ग्रुप्स इमेजिन करते हैं, जैसे एबीसी का शार्क टैंक सिर्फ बिना कॉमर्शियल्स के। लेस देन 1% न्यू बिजनेसेस यूएस में वेंचर फंडिंग रिसीव करते हैं, पर उनके रिजल्ट्स इकोनॉमी को डिसप्रपोर्शनेट तरीके से प्रोपेल करते हैं। वेंचर बैक्ड कंपनीज 11% प्राइवेट सेक्टर्स जॉब क्रिएट करती हैं और एनुअल रेवेन्यूज में 21% जीडीपी जनरेट करती हैं। सबसे बड़े 12 टेक कंपनीज सब वेंचर बैक्ड हैं, जो मिलकर $2 ट्रिलियन से ज्यादा वर्थ हैं दूसरे सब टेक कंपनीज के कंबाइंड वैल्यू से। थिल कहते हैं कि पावर लॉ सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर है। एक एंटरप्रेन्योर अपना टाइम स्टार्टअप पर स्पेंड करके मेजर इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए हर एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए कि उसकी कंपनी सक्सीड करेगी या नहीं। हर इंडिविजुअल एक इन्वेस्टर है। कैरियर चूज करते वक्त हम अपने बिलीफ पर एक्ट करते हैं कि हमारा काम फ्यूचर में वैल्यूएबल होगा। सबसे कॉमन आंसर फ्यूचर वैल्यू के बारे में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सब अंडे एक बास्केट में मत डालिए, ये सबको बताया जाता है, पर लाइफ पोर्टफोलियो नहीं है। ना तो एक स्टार्टअप फाउंडर अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता है, ना ही कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ को मल्टीपल कैरियर्स में स्प्लिट कर सकता है। स्कूल्स ऑपोजिट सिखाते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन होमोजेनाइज्ड जेनेरिक नॉलेज पर फोकस करती है। हर स्टूडेंट सिमिलर पेस पर पढ़ता है, चाहे उनके टैलेंट्स और प्रेफरेंसेस कुछ भी हो। ये गलत है। हमें रिलेंटलेस फोकस करना चाहिए किसी चीज़ पर जिसमें हम अच्छे हों, पर पहले ये सोचना ज़रूरी है कि वो फ्यूचर में वैल्यूएबल होगा या नहीं होगा। स्टार्टअप वर्ल्ड में इसका मतलब है कि आपको ज़रूरी नहीं कि अपनी कंपनी स्टार्ट करिए, चाहे आप बहुत टैलेंटेड हो। पावर लॉ को समझने वाले लोग जैसे दूसरों से बेहतर कंपनीज ज्वाइन करने में हेजिटेट करते हैं जब वो रैपिडली ग्रो कर रही होती हैं। पावर लॉ का मतलब है कि कंपनीज के बीच डिफरेंसेस ड्वार्फ्स करते हैं रोल्स के डिफरेंसेस को। अपना पूरा इक्विटी रखना रिस्की है। अगर फेल हो जाती है तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो गूगल के 0.01% ओनरशिप को जो $35 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू रखती है। पीटर थिल लिखते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो पावर लॉ याद रखना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिंगुलर होती हैं, एक मार्केट, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, टाइम और डिसीजन मेकिंग। पावर लॉ वर्ल्ड में आपको सोचना पड़ता है कि आपके कौन से एक्शंस कर्व पर कहाँ आते हैं। सीक्रेट्स के सेक्शन में पीटर थिल लिखते हैं कि आज काफ़ी फेमस आइडियाज़ पहले अननोन थे, जैसे ट्रायंगल के साइड्स का रिलेशनशिप पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था। अगर आप भी किसी इंपॉर्टेंट ट्रुथ को मानते हैं जो कम लोग मानते हैं, तो वो सीक्रेट है। अगर हम समझते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड में सब कुछ ऑलरेडी जाने जा चुके हैं, तो कोई अच्छे आंसर्स नहीं है। कंट्रेरियन थिंकिंग तभी मीनिंगफुल है जब दुनिया में अभी भी कुछ सीक्रेट्स बाकी हैं। पर रियलिटी में कई सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ रिलेंटलेस सर्चर्स ही डिस्कवर कर सकते हैं। साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में नए सीक्रेट्स अभी भी हैं। बिजनेस में भी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बड़ी कंपनीज बिल्ड कर सकते हैं। एयरबीएनबी और ऊबर जैसे स्टार्टअप्स ने अनटैप्ड सप्लाई और अनएड्रेस्ड डिमांड को देखा, जिससे वो सक्सेसफुल हुए। लोग अक्सर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई सीक्रेट नहीं बचा है। टेड
कैसिजिंस्की जैसे लोग इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। उनका मैनिफेस्टो कोजेंट था पर उन्होंने उन्हें टेररिस्ट बना दिया। लोग बिलीफ को रिजेक्ट करने लगे हैं कि सब कुछ ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अर्बन हिपस्टर भी इसी वजह से ओल्ड टाइम को रोमांटिसाइज करते हैं। थेल लिखते हैं कि फंडामेंटलिस्ट सब कुछ प्रोसेस पर फोकस करते हैं, ना कि सब्सटेंस पर। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म और फ्री मार्केटर्स सब कुछ मार्केट सेट करते हैं। जियोग्राफी भी एक वजह है, अभी सब जगह एक्सप्लोर हो चुकी है। सोशल ट्रेंड्स जैसे इंक्रीमेंटलिज्म, रिस्क अवर्जन, कॉम्प्लिसेंसी और फ्लैटनेस ने बिलीफ को रूट आउट कर दिया है कि कोई सीक्रेट्स बचे हैं। अगर आप सीक्रेट्स में बिलीव नहीं करते तो आपको लगता है कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है। जस्टिस, इकोनॉमिक्स, इनमें एफिशिएंट मार्केट्स का बिलीफ, ये सब मिसकॉन्सेप्शंस हैं। थिल कहते हैं कि फाइनेंशियल बबल्स जैसे हाउसिंग क्राइसिस बताते हैं कि मार्केट्स एफिशिएंट नहीं होते। एचपी का डिक्लाइन भी इसका एक एग्जाम्पल है। जब कंपनी ने इन्वेंशन छोड़ दिया और प्रोसेस पर फोकस किया तो वो डिक्लाइन कर गई। पीटर थिल लिखते हैं कि सीक्रेट्स को फाइंड करना जरूरी है अगर हम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। एंड्रे वाइल्स ने फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम प्रूव किया क्योंकि उन्होंने सीक्रेट्स पर काम किया। बिजनेस में भी सीक्रेट्स पर काम करना जरूरी है। एयरबीएनबी और उबर ने सिंपल इनसाइट से $1 बिलियन बिजनेसेस क्रिएट किए। अगर इनसाइट सिंपल लगते हैं तो और भी सीक्रेट्स बचे हैं जो ग्रेट कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉलो द मनी चैप्टर में पावर लॉ को समझाया गया है और वेंचर कैपिटल में इसका इंपॉर्टेंस भी बताया गया है। पीटर थिल लिखते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट को सिर्फ कुछ ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं, पर पावर लॉ में कुछ ही कंपनीज डोमिनेट करती हैं। फाउंडर्स फंड के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि फेसबुक और पेलेंटियर जैसी कंपनीज का रिटर्न बाकी सब कंपनीज के कंबाइंड से ज़्यादा है। इसलिए वीसीज को एज फ्यू इन्वेस्टमेंट्स एज पॉसिबल करना चाहिए जो पावर लॉ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पोर्टफोलियो ट्रैकिंग लाइफ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि लाइफ में डाइवर्सिफाई करना पॉसिबल नहीं है। सीक्रेट्स को ढूंढना और उन पे काम करना ही रियल प्रोग्रेस का रास्ता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के बिजनेस प्लान्स को डिजाइन करके वर्ल्ड को चेंज किया, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स को। एंटरप्रेन्योर्स को भी अपनी पाथ्स को पावर लॉ और सीक्रेट्स के हिसाब से अलाइन करना चाहिए। पीटर थिल का ये मैसेज है कि प्लानिंग, फोकस और सीक्रेट्स को समझकर ही सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बिजनेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। पावर लॉ और सीक्रेट्स को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म सक्सेस को अंडरमाइन करता है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म और इंटेलिजेंट डिजाइन से ही हम अपना फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं और मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पीटर थिल आगे लिखते हैं कि 2 तरह के सीक्रेट्स हैं, नेचर के सीक्रेट्स और लोगों के सीक्रेट्स। नेचुरल सीक्रेट्स अनडिस्कवर्ड फिजिकल वर्ल्ड से होते हैं। पीपल के सीक्रेट्स वो चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते या छुपाते हैं। कंपनी बनाने के लिए पूछिए कि नेचर या लोग क्या सीक्रेट रखते हैं। नेचुरल सीक्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं पर बिजनेसेस में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। पीपल के सीक्रेट्स अंडर अप्रिशिएटेड हैं। बेस्ट प्लेस सीक्रेट्स ढूंढने का वो है जहां कोई नहीं देख रहा। आइडेंटिफाई फील्ड्स जो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, जैसे न्यूट्रिशन। अभी भी सीक्रेट्स हैं जो डिस्कवर करने की जरूरत है। सीक्रेट मिलने पर चॉइस है, किसी को बताएं या अपने पास रखें। सीक्रेट के टाइप पर ये डिपेंड करता है। थिल लिखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ज़रूरत के लोगों को ही बताइए। ग्रेट कंपनीज अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं टीम के साथ। जैसे एयरबीएनबी ने अनटैप्ड सप्लाई देखी, उबर ने लोगों को राइड शेयर का आइडिया दिया। ग्रेट कंपनी एक सीक्रेट के अराउंड बनती है जो बाहर से छुपा होता है। जब हम अपना सीक्रेट शेयर करते हैं तो रेसिपिएंट भी कॉन्स्पिरेटर बन जाते हैं। इससे कंपनी स्ट्रांग बनती है और वर्ल्ड को चेंज करने का प्लान होता है। स्टार्टअप की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अर्ली डिसीजंस बदलते नहीं हैं। कंपनीज कंट्रीज की तरह हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जैसा फाउंडेशन हार्ड टू चेंज। फाउंडर्स को इनिशियल स्टेप्स सही करने पड़ते हैं। पीटर बताते हैं कि बैड डिसीजंस अर्ली में कंपनी को फेल कर देते हैं। क्राइसिस के बिना फाउंडेशंस चेंज नहीं होती।
फाउंडर्स का पहला काम है फाउंडेशन को सही करना। एक फ्लॉड फाउंडेशन पर ग्रेट कंपनी बिल्ड नहीं हो सकती है। पीटर थिल बताते हैं कि को फाउंडर चूज करना मैरिज जैसा है। डिफरेंसेस कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो देते हैं, ल्यूक नोजेक का फर्स्ट स्टार्टअप फेल हुआ क्योंकि वो और उसका को फाउंडर मैच नहीं करते थे। फाउंडर्स को टेक्निकल स्किल्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। शेयर्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फाउंडर्स को एक दूसरे को पहले से जानना चाहिए। अगर फाउंडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो कंपनी सफर करेगी। एक अच्छा फाउंडिंग टीम सक्सेस का की है। फाउंडर्स को अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना होता है। पीटर थिल लिखते हैं कि सब फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम से मिसअलाइनमेंट होती है। बाइनरी चॉइस ऑन द बस या ऑफ, सबको कमिटमेंट दिखाना जरूरी है। कंसल्टेंट्स और पार्ट टाइम एम्प्लॉय से मिसअलाइनमेंट होती है। फाउंडर्स को डिसाइड करना होता है कि एम्प्लॉय फुल टाइम ज्वाइन करें या नहीं। सीईओ को लो पे करना चाहिए। हाई पे स्टेटस बढ़ाता है, कंपनी वैल्यू कम करती है। लो सीईओ पे कमिटमेंट दिखाता है, कैश शॉर्ट टर्म थिंकिंग बढ़ाता है। हाई सैलरी सीईओ को स्टेटस को डिफेंड करने में लग जाती है, वैल्यू क्रिएट करने में नहीं। लो सीईओ पे सबको एग्जाम्पल देता है। एरन लेवी ने अपने आप को कम पे किया, एम्प्लॉयज ने उसका कमिटमेंट देखा। कैश बोनस से भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग बढ़ जाती है। कैश प्रेजेंट में वैल्यूएबल है, फ्यूचर में नहीं। पीटर थिल लिखते हैं कि इक्विटी अलाइनमेंट क्रिएट करती है। ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट केयरफुली करिए। सबको इक्वल शेयर्स देना गलत है। डिफरेंसेस अनफेयर लगते हैं, डिटेल्स सीक्रेट रखिए। इक्विटी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को इनकरेज करती है। सब लोग इक्विटी को प्रीफर नहीं करते। पार्ट ओनरशिप कंपनी में कमिटमेंट दिखाता है। इक्विटी बढ़ने पर कंपनी वैल्यू बढ़ाती है। फाउंडर्स को ओनरशिप को बैलेंस करना पड़ता है। इक्विटी अलाइनमेंट बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। पावर लॉ और सीक्रेट्स को समझना बिजनेस और पर्सनल सक्सेस के लिए जरूरी है। लोग पावर लॉ को मिस करते हैं क्योंकि वो टाइम के साथ क्लियर होता है। सीक्रेट्स को ढूंढना और उन पे काम करना ही रियल प्रोग्रेस का रास्ता है। डेफिनेट प्लानिंग और इंटेलिजेंट डिजाइन से ही सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। पावर लॉ और सीक्रेट्स को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म सक्सेस को अंडरमाइन करता है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म और फोकस्ड एफर्ट से ही मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। पीटर थिल आगे लिखते हैं कि सेल्स इज हिडन। सभी सेल्समैन एक्टर्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटी परसुएशन है, सिंसियरिटी नहीं। इसी वजह से सेल्समैन शब्द नेगेटिव लगता है। यूज्ड कार डीलर्स शेडी होते हैं, पर सब सेल्समैन बैड नहीं होते। सेल्स स्किल में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बिगिनर्स से मास्टर्स तक। सेल्स ग्रैंड मास्टर्स भी होते हैं, जैसे टॉम सवेर ने अपने फ्रेंड्स को फेंस वाइट वॉश करने को कहा बिना उन्हें पे किए। ये मास्टरफुल मूव था, फ्रेंड्स नहीं समझ पाए, अभी भी ऐसा ही है। पीटर थिल लिखते हैं कि सेल्स और एक्टिंग बेस्ट तब होता है जब वो छुपा रहे। इसीलिए लोग अपने जॉब्स को डिफरेंट टाइटल्स देते हैं। एडवर्टाइजिंग सेल करने वाले अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कस्टमर सेल करने वाले बिजनेस डेवलपमेंट में, कंपनी सेल करने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, और अपने आप को सेल करने वालों को पॉलिटिशियंस कहते हैं। पीटर थिल लिखते हैं कि अगर सेल का एवरेज साइज 7 फिगर्स या उससे ज़्यादा है तो हर डील क्लोज पर्सनल अटेंशन मांगती है। मंथ्स लगते हैं रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में, 1 साल में एक डील हो सकती है। एग्जाम्पल देते हैं वो स्पेसएक्स का। एलन मस्क ने नासा को $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए रॉकेट्स के लिए। पॉलिटिक्स भी मैटर करती है। प्लेंटीर ने के सीईओ एलेक्स कार्प रोड पर 25 दिन स्पेंड करते हैं क्लाइंट से मिलने में। डील साइज जो है वो $1 मिलियन से $100 मिलियन तक है। सीईओ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं बायर से। कॉम्प्लेक्स सेल्स में 50% से 100% ग्रोथ ओवर अ डिकेड पॉसिबल है। स्टार्ट स्मॉल, रेफरेंस कस्टमर्स बिल्ड करिए, फिर बड़े डील्स की तरफ मूव करिए। पीटर थिल लिखते हैं कि पर्सनल सेल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। डील साइज $10,000 से $1 लाख तक होती है। सीईओ सब सेल नहीं करते, सेल्स टीम प्रोसेस एस्टेब्लिश करती है। एग्जांपल बॉक्स का देते हैं। ब्लेक ने स्मॉल ग्रुप से स्टार्ट किया, रिलेशनशिप्स बिल्ड की, स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक को सेल किया, फिर सब स्टूडेंट्स और फैकल्टी को। प्रोडक्ट को पर्सनल सेल्स से ग्रो किया,
ज़ोकडॉक ने डॉक्टर्स को सेल किया, नेटवर्क को वैल्यूएबल बनाया। सबको पर्सनल सेल्स चाहिए, तभी स्केल होता है। लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग काम करती है। एग्जाम्पल देते हैं वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का। टीवी कॉमर्शियल्स, न्यूज़पेपर, कूपन्स यूज करते हैं। स्टार्टअप्स जैसे वायरबी पार्कर भी एड्स चलाते हैं। बिग कंपनीज का एडवर्टाइजिंग बजट स्टार्टअप्स मैच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, पेपैल ने जेम्स डोहान को स्पोक्समैन बनाया, फ्लॉप हुआ। प्राइस लाइन ने विलियम शेटनर से ऐड चलाए, सक्सेसफुल हुए। वायरल मार्केटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वायरल मार्केटिंग के बारे में पीटर थिल लिखते हैं कि प्रोडक्ट वायरल तब होता है जब यूजर्स अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। फेसबुक और पेपैल ने वायरल ग्रोथ अचीव किया। साइकिल फास्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल, यूट्यूब वीडियोस, मीम्स। पेपैल ने रेफरल से 7% डेली ग्रोथ अचीव की। ईबे पावर सेलर्स को टारगेट किया, कांस्टेंट पेमेंट स्ट्रीम मिली। जब पेपैल डोमिनेट कर गया तो कंपटीशन इम्पॉसिबल हो गई। पीटर थिल बताते हैं कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का कोर है। सुपीरियर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से ही मोनोपोली बन सकती है। पावर लॉ को समझना जरूरी है। सीक्रेट्स ढूंढना और उन पे काम करना रियल प्रोग्रेस का रास्ता है। डेफिनेट प्लानिंग और फोकस्ड एफर्ट से सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। पावर लॉ और सीक्रेट्स को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म सक्सेस को अंडरमाइन करता है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म और इंटेलिजेंट डिजाइन से ही मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट होगा। मैन और मशीन के टॉपिक पे पीटर थिल लिखते हैं कि मैच्योर इंडस्ट्रीज स्टैग्नेट करती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि अब वो टेक्नोलॉजी का सिनोनिम बन गई है। आज 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोग पॉकेट साइज डिवाइसेस से इंस्टेंट एक्सेस एंजॉय करते हैं। हर स्मार्टफोन में आज के कंप्यूटर से हजारों गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है जो एस्ट्रोनॉट्स को मून तक गाइड करते थे। अगर मूर्स लॉ कंटिन्यू करता है तो कल के कंप्यूटर्स और भी पावरफुल होंगे। कंप्यूटर्स ऑलरेडी ऐसे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं जो पहले सिर्फ इंसान कर सकते थे। 1997 में IBM का डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। 2011 में IBM का वॉटसन ने जियोपार्डी का बेस्ट कंटेस्टेंट केन जेनिंग्स को हरा दिया। गूगल के सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज कैलिफोर्निया रोड्स पर चल रही हैं। डेल अर्नहार्ड जूनियर को इनसे डर नहीं होना चाहिए, पर गार्डियन को वरी है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स शॉफर्स और कैबीज को बेरोजगार कर सकती हैं। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कंप्यूटर्स और ज़्यादा काम करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि 30 साल बाद क्या इंसान के पास कुछ बचा भी रहेगा। मार्क एंडरसन ने कहा कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड। वीसी एंडी केसलर ने कहा कि बेस्ट वे टू क्रिएट प्रोडक्टिविटी इज टू गेट रीड ऑफ पीपल। 15 साल पहले अमेरिकन वर्कर्स को डर था कि चीपर मैक्सिकन वर्कर्स उन्हें रिप्लेस कर देंगे। ये सही था क्योंकि इंसान एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। आज लोग टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं, ग्लोबल कंपटीशन की तरह, पर यहाँ फर्क है। इंसान जॉब्स और रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करते हैं, कंप्यूटर्स नहीं। जब पेरट ने फॉरेन कंपटीशन की बात की तब जॉर्ज H.W. बुश और बिल क्लिंटन ने फ्री ट्रेड का मैसेज दिया। थियरी में इकोनॉमी मैक्सिमाइज होती है जब लोग अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से स्पेशलाइज करते हैं और ट्रेड करते हैं, पर प्रैक्टिस में फ्री ट्रेड सबके लिए फायदेमंद नहीं है। कंपैरेटिव एडवांटेज जब बड़ा होता है तब गेन्स ज़्यादा होते हैं, पर चीप लेबर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। 21st सेंचुरी के स्टार्ट में सब एग्री करते थे कि नेक्स्ट बिग थिंग क्लीन टेक्नोलॉजी है। बीजिंग में स्मॉग बहुत बढ़ गया था। बांग्लादेश में आर्सेनिक लेडन वाटर वेल्स प्रॉब्लम थी। यूएस में हरिकेन्स इवान और कैटरीना ने ग्लोबल वार्मिंग का डर दिखाया। अल गोरे ने कहा कि अटैक दीज प्रॉब्लम्स विथ वॉर की तरह, अर्जेंसी के साथ। एंटरप्रेन्योर्स ने थाउजेंड्स क्लीन टेक कंपनीज स्टार्ट की। इन्वेस्टर्स ने $50 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया और क्लीन टेक बबल स्टार्ट हुआ, पर यह बबल फेल हो गया। सोलिंड्रा जैसी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। 2012 में 40 सोलर मैन्युफैक्चरर्स फेल हुए। क्लीन टेक फेल क्यों हुआ? कंजर्वेटिव्स सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से फेल हुए, पर रीजन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्लीन टेक कंपनीज ने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इग्नोर किया। पहला, क्या ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकता है? क्या अभी स्टार्ट करना सही टाइम है? और मोनोपोली क्वेश्चंस की क्या
तुम्हारा मार्केट शेयर बड़ा है छोटे मार्केट में? क्या कंपनी के पास सही टीम है? क्या कंपनी के पास प्रोडक्ट डिलीवर करने का तरीका है? क्या कंपनी के मार्केट पोजीशन फ्यूचर में डिफेंडेबल है? और क्या कंपनी यूनिक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है जो दूसरे नहीं देख रहे? क्लीन टेक बबल में लोगों ने इन क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दिया, इसलिए कंपनीज फेल हुई। हर बिजनेस प्लान को ये सब क्वेश्चंस एड्रेस करना चाहिए। अगर आंसर्स नहीं हैं तो बिजनेस फेल होगा। क्लीन टेक में लोगों ने इन सब के आंसर्स नहीं दिए, इसलिए बबल क्रैश हुआ। मैन और मशीन के बीच कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिजनेस सक्सेस का की है। कंप्यूटर्स इंसान को रिप्लेस नहीं करते, उनकी हेल्प करते हैं। पावर लॉ और सीक्रेट्स को समझना जरूरी है। डेफिनेट प्लानिंग और फोकस्ड एफर्ट से ही सक्सेसफुल बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी इंसान की कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है, रिप्लेस नहीं करती। हर बिजनेस को सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन मशीन सिम्बायोसिस को ध्यान में रखना चाहिए। पीटर थिल आगे द इंजीनियरिंग क्वेश्चन पे लिखते हैं कि एक ग्रेट टेक्नोलॉजी कंपनी को अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी चाहिए जो उसके नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट से बहुत बेटर हो। क्लीन टेक कंपनीज रेयरली 2 टाइम्स या 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट करती हैं। कभी कभी उनके प्रोडक्ट्स असली प्रोडक्ट से भी वर्स होते हैं। सोलिंड्रा ने नोवेल सिलेंड्रिकल सोलर सेल्स डेवलप किए, पर सिलेंड्रिकल सेल्स सिर्फ 1/π एफिशिएंट होते हैं फ्लैट सेल्स के कंपैरिजन में। डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती। कंपनी ने मिरर्स यूज किए ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए, पर इंफीरियर स्टार्टिंग पॉइंट रिकवर करना मुश्किल है। कंपनीज को 10 टाइम्स बेटर बनना चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स का मतलब एंड यूजर्स के लिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। मान लीजिए कि आप एक नई विंड टरबाइन डेवलप करते हैं जो 20% ज्यादा एफिशिएंट है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, लैब में टेस्टिंग के अनुसार। अगर आपका सिस्टम 20% बेटर है नेट में कस्टमर के लिए, तो लोग स्केप्टिकल होंगे। सिर्फ जब आपका प्रोडक्ट 10 टाइम्स बेटर हो तभी कस्टमर को क्लियर सुपीरियरिटी आपके प्रोडक्ट में दिखेगी। 2006 में बिलियनियर इन्वेस्टर जॉन डोयर ने कहा कि ग्रीन इज द न्यू रेड, व्हाइट एंड ब्लू। वो बस रेड पर रुक सकता था। डोयर ने कहा कि इंटरनेट साइज्ड मार्केट्स बिलियंस में है, एनर्जी मार्केट्स ट्रिलियंस में, पर बड़े $1 ट्रिलियन मार्केट्स रूथलेस कंपटीशन लाते हैं। क्लीन टेक एग्जीक्यूटिव्स ने एनर्जी मार्केट को बिग दिखाया, पर सब सोचते थे कि उनकी कंपनी अलग है। 2006 में डेव पियर्से जो सीईओ मिया सोल ने कहा कि मिया सोले वर्ल्ड का लार्जेस्ट थिन फिल्म सोलर सेल्स प्रोड्यूसर बनेगा, पर वो हुआ नहीं। थिन फिल्म सिर्फ एक टाइप सोलर सेल है। कस्टमर्स को स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए सुपीरियर वे में। अगर आप यूनिक सोल्यूशन मोनोपोलाइज नहीं कर सकते तो विशियस कंपटीशन में फंस जाएंगे। पीटर थिल लिखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को प्लान करना चाहिए लास्ट मूवर बनने का। मान लीजिए 10 या 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी, आपका बिजनेस कैसे फिट होता है। क्लीन टेक कंपनीज ने सही आंसर नहीं दिए। एवरग्रीन सोलर ने बोला कि चीन से कंपटीशन प्रॉब्लम है। फ्रैकिंग ने रिन्यूएबल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लीन टेक एंटरप्रेन्योर्स ने ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन में अपने आप को फेल किया। क्लीन टेक कंपनीज ने कन्वेंशनल ट्रूथ्स पे जस्टिफाई किया अपने आप को। ग्रीन एनर्जी का सोशल नीड समझा, पर यूनिक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं की। ग्रेट कंपनीज के पास सीक्रेट्स होते हैं जो दूसरे नहीं देखते। सीक्रेट्स स्पेसिफिक रीजंस फॉर सक्सेस हैं जो दूसरे नहीं जानते। क्लीन टेक में सब सेम गोल्स चेस करते थे, यूनिक नहीं था। क्लीन टेक बबल में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चल रही थी। कॉरपोरेशंस प्रॉफिट के लिए और नॉन प्रॉफिट्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। सोशल एंटरप्रेन्योर्स दोनों को कंबाइन करना चाहते थे, पर एम्बिग्यूटी बिटवीन सोशल और फाइनेंशियल गोल्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की। सब सेम प्रायोरिटीज पुश करते थे, डिफर नहीं करते। क्लीन टेक में हंड्रेड्स ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनते थे एक ओवर ब्रॉड गोल के नाम पर। टेस्ला क्लीन टेक में सक्सेसफुल हुई क्योंकि इन्होंने 7 क्वेश्चंस का आंसर दिया। टेक्नोलॉजी में टेस्ला की टेक्नोलॉजी दूसरों से बेटर है। टेस्ला मॉडल ए सुपीरियर डिजाइन है। कंज्यूमर्स ने हायर रेटिंग दिया। टाइमिंग में 2009 में गवर्नमेंट सपोर्ट मिला $465 मिलियन का लोन। ये एक परफेक्ट टाइमिंग था। मोनोपोली के सेक्शन में हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में इन्होंने स्टार्ट किया, फिर लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान मार्केट को डोमिनेट किया। टीम में एलन मस्क इंजीनियर और सेल्समैन दोनों अच्छे हैं, इसलिए टीम उनकी स्ट्रांग है।
डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, डीलर्स नहीं इन्होंने यूज़ किया। कंट्रोल कस्टमर एक्सपीरियंसेस पर है इनका। ड्यूरेबिलिटी में ब्रांड स्ट्रांग है, फाउंडर कंट्रोल में है, इसलिए लॉन्ग टर्म पोजीशन सिक्योर है। सीक्रेट्स के मामले में सोशल फिनोमेना बनाया इन्होंने, कूल कार्स बनाकर लोग अट्रैक्ट किए और यूनिक ब्रांड को बिल्ड किया। टेस्ला सक्सेस प्रूव करता है क्लीन टेक में प्रॉब्लम नहीं है, आइडिया सही था। एनर्जी मास्टर रिसोर्स है, न्यू एनर्जी सोर्सेस चाहिए। क्लीन टेक के ड्रीम सही था पर लैक ऑफ बिजनेस प्लान से बबल फेल हुआ। एनर्जी स्टार्टअप्स को नीश फाइंड करना जरूरी है और डोमिनेट करना चाहिए। फेसबुक जैसे स्टार्टअप्स स्मॉल स्टार्ट से ग्लोबल स्केल पर गए। मैन और मशीन कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पावर लॉ और सीक्रेट समझना जरूरी है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सक्सेस का कोर है। टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस नहीं करती, हेल्प करती है, और डेफिनेट प्लानिंग और फोकस्ड एफर्ट से ही सक्सेसफुल बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। पीटर थिल आगे द फाउंडर्स पैराडॉक्स की बात करते हैं। पेपैल शुरू करने वाले 6 लोगों में से 4 ने हाई स्कूल में बॉम्ब बनाए थे। 5 लोग सिर्फ 23 साल के या उससे छोटे थे। 4 लोग यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर से आए थे। यू पेन चीन से, ल्यूक नोजेक पोलैंड से और मैक्स लेवचिन सोवियत यूक्रेन से थे। बॉम्ब बनाने का काम आमतौर पर बच्चों का नहीं होता था उन देशों में। ये लोग अलग थे। ल्यूक ने क्रायोनिक्स के लिए साइन अप किया था। मैक्स कह रहा था वो बिना कंट्री के प्राउड है। रस सीमंस ट्रेलर पार्क से उठाकर टॉप स्कूल में गया। सिर्फ केन हॉवरे नॉर्मल था, वो पेपैल का ईगल स्काउट था। उसके पीयर्स सोचते थे वो पागल है, लेकिन वो एक बड़ा बैंक का ऑफर भी छोड़कर पेपैल को ज्वाइन कर लिया, इसलिए वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और अलग है। पीटर थिल पूछते हैं कि क्या सब फाउंडर्स अजीब लोग होते हैं या हम बस उनकी अजीब बातों को याद रखते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेड्स क्या हैं फाउंडर्स में। इस पे पीटर थिल लिखते हैं कि लोगों की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। फाउंडर्स में एक्सट्रीम्स देखने को मिलता है। नॉर्मल लोग बेल कर्व पर आते हैं, पर फाउंडर्स के ट्रेड्स अलग होते हैं। फाउंडर्स एक साथ ऑपोजिट ट्रेड्स रखते हैं। जैसे एक फाउंडर कैश पुअर हो सकता है पर पेपर पर मिलेनियर। वो सुलेन जर्क और अपीलिंग कैरिस्मेटिक्स दोनों हो सकते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों होते हैं। जब वो सक्सीड करते हैं तो फेम और इनफेम दोनों अट्रैक्ट करते हैं। सर रिचर्ड ब्रैंसन एक इसके एग्जाम्पल हैं। पीटर थिल बताते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर थे पर उनका हेयर स्टाइल अलग था। मीडिया ने उन्हें द वर्जिन किंग बना दिया। सीन पार्कर भी आउटसाइडर थे, वो नैपस्टर और फेसबुक में इंपॉर्टेंट थे। सेलिब्रिटीज भी फाउंडर्स जैसे होते हैं। लेडी गागा का रियल नाम कम लोग जानते हैं, वो यूनिक कस्टम्स पहनती हैं। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स भी एक्सट्रीम्स थे। फ्यूचर में 4 पॉसिबिलिटीज हैं। प्रॉस्पेरिटी और रूइन का साइकिल, कोलैप्स हो सकता है या सिंगुलैरिटी आ सकती है। सिंगुलैरिटी मतलब कंप्यूटर सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, पर स्ट्रॉन्ग एआई अभी दूर है। फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए हमको आज काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंसान की हेल्प करेगी, रिप्लेस नहीं करेगी। हर इंपॉर्टेंट चीज़ सिंगुलर है। हमको नए तरीके सोचने होंगे ताकि फ्यूचर बेटर हो। हमने आज पीटर थिल की लिखी हुई किताब 0 to 1 को समझने की कोशिश की। इस किताब में पीटर ने नए बिजनेस आइडियाज़ और इनोवेशन पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम कुछ नया बनाते हैं, ना कि सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। 0 to 1 का मतलब है कुछ नया क्रिएट करना, जबकि 1 to n होता है तो एग्जिस्टिंग चीज़ों को बढ़ाना होता है। पीटर ने बताया कि स्टार्टअप्स का मकसद यूनिक प्रोडक्ट्स बनाना होना चाहिए जो मार्केट में अलग हो। कंपटीशन से बचना चाहिए और मोनोपोली क्रिएट करनी चाहिए। मोनोपोलीज स्ट्रांग होती हैं क्योंकि वो अपने एरिया में बेस्ट होते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कम कर देते हैं। इसके लिए फाउंडर्स को अपनी कंपनी को जो विजन है उसे क्लियर रखना चाहिए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर ध्यान देना चाहिए। किताब में पीटर ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलती है और सक्सेसफुल कंपनीज वही हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। फाउंडर्स को अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए डेडिकेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। पीटर ने फंडिंग और वेंचर कैपिटल के रोल को भी एक्सप्लेन किया है। वो बताते हैं कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सकें।
डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ फाइनेंस में सही है, बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग आइडिया पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस किताब में सीक्रेट्स को डिस्कवर करने की बात भी है। पीटर कहते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस को के पीछे कुछ यूनिक सीक्रेट्स होते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। ये सीक्रेट्स नेचुरल या लोगों के बारे में हो सकते हैं। फाउंडर्स को इन सीक्रेट्स को ढूंढना और उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहिए ताकि उनकी कंपनी मार्केट में स्टैंड आउट करे। पीटर ने फाउंडर्स के ट्रेड्स पर भी डिस्कस किया। वो कहते हैं कि फाउंडर्स यूनिक होते हैं और उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। टीम वर्क और राइट पार्टनर्स चूज करना भी जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रांग टीम ही कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को भी किताब में पीटर थिल ने इंपॉर्टेंस दी है। पीटर समझाते हैं कि प्रोडक्ट बेहतर होने के साथ साथ उसे सही तरीके से मार्केट में लाना भी जरूरी है। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कंपनी को ग्रोथ में मदद करते हैं। ओवरऑल 0 to 1 एक ऐसी किताब है जो एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती है कि वो कुछ नया क्रिएट करें और अपनी कंपनीज को यूनिक बनाएं। पीटर थिल के इनसाइट से पता चलता है कि सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग विजन, राइट टीम और यूनिक सीक्रेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।